नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में जो 17/3/2020 को जीके का 25 क्वेश्चन पूछा गया था, आज पूरे 25 क्वेश्चन को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक कृपया बने रहें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में किस देश ने सूखे के कारण ऊँटों को मारने का आदेश दिया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्त आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, 2020 में भारी पानी और खाने की कमी के कारण लगभग 10,000 ऊँटों को सामूहिक रूप से मार दिया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में एसएससी में सीएचएसएल में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका 2। दोस्त आपको ये मालूम ही होगा कि जो हमारा पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था वो क्या था, एक राज्य था जिसे 2019 में क्या कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी लद्दाख में उपराज्यपाल कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी राधा कृष्ण माथुर। जो राधा कृष्ण माथुर है वो क्या है, लद्दाख के जो है वो उपराज्यपाल हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो ये हमारे हैं मनोज सिन्हा। इसके मनोज सिन्हा के पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लेकिन अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या बना दिया गया, कैग के वो क्या है, कैग के डायरेक्टर हैं। और ये मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जी का मान निम्नलिखित में से जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? और जी क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। देखिए जो हमारा पृथ्वी है, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर एक त्वरण होता है जिसके कारण हम लोग पृथ्वी क्या करती है, हम लोग सभी को अपनी ओर खींचती है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण करते हैं। और पृथ्वी के भू स्तर पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और आपसे ये भी बता दें कि अगर हम पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाएं तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये घटता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होगा? तो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। और पृथ्वी का जो विषुवत अपना रेखा है, इस पे ध्रुव का मान क्या होता है? तो कम होता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का चक्रण गति है उस पे भी उसका गुरुत्वाकर्षण का मान डिपेंड करता है। अगर चक्रण गति बढ़ जाए तो घटता है, और चक्रण गति घट जाए तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? बढ़ता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, ये भू स्तर से कहाँ तक रहेगा? तो देखिए जो भू स्तर हमारा है, यहाँ से लेकर के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई चीज़ है तो पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन 36,000 पे अगर कोई चीज़ चल जाए तो अपनी ओर पृथ्वी नहीं खींच सकती है। तो ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 36,000 पर कैसे जाएगा और क्यों जाएगा? तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पलायन वेग क्या है? तो देखिए एक ऐसा वेग जिससे अगर किसी वस्तु को छोड़ दिया जाए तो फिर वापस पृथ्वी पर ना लौटे, उसे हम पलायन वेग कहें। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पलायन वेग का मान क्या है? तो देखिए पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को हम अगर ऊपर की ओर छोड़ दें तो हमारे पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। अगर वो चीज़ 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे चला गया तो फिर वो क्या करेगा? पृथ्वी के चारों ओर चक्रण करते रहेगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि पृथ्वी का जी का मान क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे? भू स्तर पे। ऊपर नीचे जाने पर क्या हो सकता है, ये घट जाता है। और सबसे अधिक ध्रुव पर, सबसे कम विषुवत रेखा पर। भू स्थिर जो उपग्रह है उसे कहाँ पे ले जाकर लॉन्च किया जाता है, कहाँ पे ले जाकर छोड़ दिया जाता है? 36,000 पे। क्यों? क्योंकि वहाँ से फिर कोई वस्तु वापस पृथ्वी पे नहीं आ सकती। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दो नदियों के बीच में कुमायूं जो हिमालय है, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? देखिए दोस्त इसका आपका आंसर होगा सतलज और काली। आपसे एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, तो देखिए इसका एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। पी आप लोग अब अगर हिमालय पे जाएं तो क्या पी के कोई जा सकता है हिमालय पे? नहीं, गिर जाएगा। तो आप लोग बस इसी से याद रखिएगा, पी के ना। इसमें क्या करना है आपको, बढ़िया से बांट लेने हैं। जैसे पी से क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय, के से कुमायूं हिमालय, एन से नेपाल हिमालय और आ से आसाम हिमालय। देखिए जो पंजाब हिमालय है वो किन दो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय क्या हो जाएगा, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच में, जैसे ये था ना क्वेश्चन हमारा कुमायूं हिमालय, तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में हमारा नेपाल हिमालय हो जाएगा, और तीस्ता और दिहांग के बीच में हमारा आसाम हिमालय हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार हम लोग कन्फ्यूज होकर के गलती कर देते हैं। तो बस आप एक कोड याद रखेंगे कि हिमालय पे चढ़ने के लिए हम लोग पी के नहीं जा सकते, यानी पी के ना। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और इससे क्या हो जाएगा, असम, जो तीस्ता और दिहांग के बीच में है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंठोपनिषद। जो हमारा
सॉरी, कंठोपनिषद नहीं होगा, कंठोपनिषद से उनचिक्ता वाला कहानी लिया गया था। आपको मुंडकोपनिषद हो जाएगा। देखिए जो मुंडकोपनिषद है ये हमारा अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में है मुंडकोपनिषद। और जो हमारा सत्यमेव जयते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सत्य क्या होता है, अकेला जीतता है। यह एक प्राचीन संस्कृत वैदिक पाठ जो था हमारा मुंडकोपनिषद, उसी से लिया गया है। और सत्यमेव जयते जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय एक आदर्श वाक्य है, और इसे हम 26 जनवरी 1950 को अपनाए थे। ये क्या था, ये जो अशोक के सारनाथ, अशोक में जो स्थित है सारनाथ का जो स्तंभ है, वहाँ पे क्या है, 4 जो शेर हैं वहीं से लिया गया है। यह भारतीय प्रतीक का क्या है, एक अभिन्न अंग है, तो आप लोग याद रखेंगे। और ये किस लिपि में है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें क्या है, ये सत्यमेव जयते जो सबसे नीचे लिखा गया है, ये देवनागरी लिपि में है। ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला हमारा है कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। देखिए जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1978। पहले क्या था कि जो हमारे संपत्ति के अधिकार थे इसे मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन 1978 में क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार यानी कि 300 के ए में, 300 का ए जो हमारा क्या है, उसे कानूनी अधिकार में भी रख दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार से अपने संपत्ति बचाने से वंचित नहीं होगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 300 के ए में रखा गया तो किस भाग में है, तो संविधान के 12वें भाग में है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया गया, अब संपत्ति के अधिकार से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अब कानूनी के अधिकार में डाल दिया गया। और क्या वो कौन सा अनुच्छेद के अंडर में है, तो 300 के ए में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। देखिए पहले हमारे देश में क्या लागू था, पंचवर्षीय योजना। हम लोग 5 साल की एक योजना बनाते थे और जो हमारी सरकार होती थी उस पर ही कार्य करती थी। जो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना था वो आप लोग याद रखेंगे कि 2012 से, यानी 12वीं से 12, ये भी याद रख सकते हैं कि 12 से लेकर के 17 के बीच में थी। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, हमारी जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके एक नीति आयोग का गठन कर दिया। और कब गठन किया गया, तो 1 जनवरी 2015। ये डेट याद रखेंगे क्योंकि इसके पहले भी ये एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ दिया है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015। और ये लागू कब से हुई थी, तो 1 अप्रैल 2017 से ये लागू हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे कि पंचवर्षीय क्या योजना क्या हो गई है, अब समाप्त हो गई है। अब नीति आयोग, इसकी जगह पे क्या हो गया है, नीति आयोग का गठन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए हम लोग बार बार मुख्यालय को भूल जाते हैं। मुख्यालय पे एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग बस सोए 1 से 2 मिनट का वीडियो होगा, उसमें पूरी मुख्यालय की आपका पूरा याद हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। दक्षिण पश्चिम का जो मुख्यालय है वो हुबली में है। और हुबली कहाँ है, तो ये इसमें जो कर्नाटक, हमारा कर्नाटक राज्य है वहीं पे हुबली है, और दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, हम लोग इसको ये भी याद कर लेते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें 8 विटामिन होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक बार नाम ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो B1 है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, 7 के बाद क्या हो जाता है, B9 और B12। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो B1 है इसको हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। B3 को नियासिन। B5 को पैंटोथेनिक एसिड। B6 को पायरोडॉक्सिन। B7 को बायोटिन। B9 को फोलिक एसिड। और B12 को कोबालमिन यानी बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। आपसे एक चीज़ और बता दें कि इसके ठीक पहले जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं। तो विटामिन बी एवं विटामिन सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। और जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब यानी संचित रहते हैं। लेकिन जो विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं वो हमारे शरीर में संचित नहीं रहते। ये आप मतलब खाइए और फिर तुरंत आपके टॉयलेट के साथ ये बाहर हो जाएंगे, आपके शरीर में संचित नहीं रह सकते हैं। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विटामिन जो वसा में है वो कौन कौन हो सकते हैं। तो आप लोग कोड याद रखेंगे, डेका। डेका का मतलब हुआ विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। ये क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील है। आपसे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, ये जल में घुलनशील है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल। जो गोपाल थे इनका शासन लगभग 750 से 770 ईस्वी के आसपास में था। और ये बंगाल का क्या थे, पाल राजवंश का ये संस्थापक थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके शशि थरूर। जो शशि थरूर थे,
शशि थरूर हैं भी, अभी क्या है, कांग्रेस के एक नेता हैं। ये एरा और एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। और ये जो बुक थी इतनी प्रशंसा प्राप्त कर ली थी कि इसके लिए शशि थरूर को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, तो ये 2019 में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्व, देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को प्रिंटिंग करते हैं तो उसे एक प्रिंट प्रीव्यू लेकर देख लेंगे, ताकि अगर हम प्रिंट कर दिए तो हमारा क्या होगा, हार्ड कॉपी निकल जाएगी। और अगर हार्ड कॉपी कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारा क्या होगा, मतलब समझिए कि पेज और उसका जो स्याही है दोनों खराब जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब कंप्यूटर में प्रिंट करने जाते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो प्रिंट है वो कैसा है, सही है या गलत है। अगर उसमें कुछ करेक्शन करना हो, अच्छा नहीं दिख रहा है, मान लीजिए स्केल से गड़बड़ी हो या उसका रंग सही नहीं हो या कुछ भी कलर चेंज करने हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कलर मतलब Ctrl+F2 हम टाइप करके हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। शॉर्टकट है ये, ज़्यादा कुछ नहीं था, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रम योद्धा पुस्तक के किसके जीवन पर लिखा गया है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और आप लोग इसको ध्यान भी रखेंगे कि जो क्रम योद्धा है वो भारतीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। और इसे मतलब विमोचित कौन किया था, तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं 7 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक को विमोचन किया था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन है, तो देखिए इसके लेखक जो हैं वह प्रशांत कारुलेकर हैं। आपसे मतलब ये क्वेश्चन, इसमें कई ये मंत्रियों से सहयोग लेकर के किए थे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा प्रशांत कारुलेकर इसके क्या है, लेखक है और नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए सुल्तान अजलान शाह जो कप है वह मलेशिया में आयोजित किया जाता है। और ये मलेशिया के एक मलेशिया के 9वें राजा थे शौकीन सुल्तान अजलान शाह, जो हॉकी के शौकीन थे सुल्तान अजलान शाह, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। और इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी, जो 2 वर्षों पे होता था। लेकिन इसका जो प्रचलन है कह सकते हैं कि इतना बढ़ गया कि फिर इसे 1998 से एक एक साल पे किया जाने लगा। और ये होता कहाँ है, तो मलेशिया में, आप ये याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए जो पंचशील समझौता था वह भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो पहले प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, आप लोग ये क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि हम लोग अपना इंडिया तो वाले तो याद रखते हैं लेकिन इनका नाम हम लोग बार बार भूल जाता है। तो इनका नाम था चाउ एन लाई, जो क्या थे, चीन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इन दोनों के बीच में आप ये कह सकते हैं कि तिब्बत को लेकर के 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर के किया गया था कि भाई हम हमारी अखंडता में आप नहीं आएंगे और आपके क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे। हम लोग दोनों क्या करेंगे, हम लोग मतलब 5 प्रकार का समझौता किया गया था कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, शांतिपूर्ण अस्तित्व रखेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ को हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि चीन ने क्या कर दिया, वहाँ पर तो पंचशील पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन हमारे जो कहते हैं ना कि उल्टा पीठ में आके छुरा घुपना, वही काम किया था। आप लोग देखें कि 1962 में चीन ने हम पे आक्रमण कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए इसका जो अभी आंसर है क्या हमारा, हैदराबाद में अभी भी है कि जो पुलेला गोपीचंद क्या है, गोपीचंद बैडमिंटन के कोच हैं। और इन्होंने हैदराबाद में 2008 में हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की थी, ताकि हम लोग उस समय क्या है युवा को बैडमिंटन सिखा सके। और आप देखते भी हैं और देखे भी हैं कि ये क्या कि बहुत बढ़िया हमारे जो गोपीचंद सर हैं उन्होंने काम किया, जिसके कारण साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, मतलब बहुत बड़े बड़े विश्व रैंकिंग के खिलाड़ियों ने यहाँ पे प्रशिक्षण लिया था और उन्हें तैयार करके हमारे देश का नाम क्या किए, रोशन भी किए था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिए जो तांबे का परमाणु क्रमांक होता है वह 29 होता है। तांबा का मतलब होता है कॉपर, जिसका रासायनिक प्रतीक क्या है, Cu है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अबी अहमद अली का संबंध किस देश से है। देखिए अबी अहमद अली सर थे, वो क्या थे, इथियोपिया के चौथे प्रधानमंत्री थे। और 2 अप्रैल 2018 को ये चौथे प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे अपना कार्य शुरू किए थे। और अपना जो पड़ोसी देश था, इनका एक पड़ोसी देश था इरिट्रिया, उसके साथ काफ़ी लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था, जिसको इन्होंने, जो अबी अहमद साहब थे, इन्होंने सुलझा दिया था, जिसके लिए 2019 में, वो समझिए बहुत बड़ा मैटर था, जिसके लिए 2019 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया।
हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको नए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए इसका आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ महतो। देखिए हम लोग बार बार केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हम लोग नहीं याद करते हैं। देखिए एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ पे क्या हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, और जो हेमंत सोरेन सर थे इन्हें क्या बना दिया गया था, इन्हें हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री के बने थे। और अभी वहाँ के आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी वहाँ के राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस है, और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो है। यानी कि क्वेश्चन आपसे एकदम बारीक और डीप से पूछा जा रहा है सीएचएसएल के एग्जाम में, तो आप लोग की और ऊपरी व्यू लेकर ना जाए। हाँ दोस्त, आपसे बार बार कहते हैं कि एसएससी सीएचएसएल क्या है, सबसे आसान नौकरी एसएससी है। और आप लोग मतलब समझ लीजिए कि एक बार एग्जाम में क्वालिफाई कर लिए तो फिर आपसे ना कोई मेडिकल और ना कोई दौड़ और ना कोई भी टेंशन नहीं है, बस आप एग्जाम क्वालिफाई करो, रैंक में और नौकरी ले लो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था। तो देखिए जो भारतीय सुधार संघ है 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन के साथ भारतीय सुधार संघ का गठन किया गया था। मतलब समझिए कि जो केशव चंद्र सेन थे वो अपने इंडिया में जो अंग्रेज उस समय क्या था, हम लोग गुलाम थे, और उनसे बचने के लिए उनसे अपना देश को आज़ाद कराने के लिए 1870 में ये भारतीय सुधार संघ का निर्माण किए थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया जाता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसपी क्या है, इस सब का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या है एमएसपी, ये सब चीज़ अभी मतलब ट्रेड पे है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CACP का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सी से कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका फुल फॉर्म है कृषि लागत और मूल्य आयोग। के द्वारा ही क्या किया जाता है, जो एमएसपी है वो निर्धारित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है वह उड़ीसा में जो महानदी है, ये किस पे, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस नदी पे हीराकुंड बांध है, तो महानदी पे है। और ये इसलिए बार बार आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा भारत देश है इसमें सबसे लंबा बांध, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई लगभग 55 किलोमीटर है और इसे 1957 में यातायात के लिए खोला गया था। और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी समझिए कि हमारे भारत का ये सबसे पहला क्या था, सबसे पहला मतलब बहुराष्ट्रीय योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षी योजना थी, समझ लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर है 2004, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर 4004 था, वो कंप्यूटर से एकदम डीप से क्वेश्चन भी पूछा है, वो इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा ही हमारा पहला जो प्रोसेसर है 4004 पूछ रहा है वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। जो भारत का राष्ट्रपति भवन है इसका निर्माण, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए इसकी शुरुआत 1912 में हुई थी और आम पर्यटकों के लिए उसे 1931 में खोला गया था। और इसको बनवाए कौन थे, तो एडविन लैंडसीर लुटियंस के द्वारा ये बनवाए गए थे, मतलब बनाया गया था राष्ट्रपति भवन। देखिए आपसे एक दोस्त ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई संसद भवन क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा बन रहा है। इसे बना कौन रहा है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। 861.90 करोड़ रुपया में इसे बनाया जा रहा है। जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है वो 861.90 करोड़ में बन रहा है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनवाया जा रहा है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के, मतलब समझिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब दिया गया था। तो जो हमारी कर्णम मल्लेश्वरी है क्या है, वो भारत की महिला भारोत्तोलक थी और इन्हें 1999 में पद्मश्री दिया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए क्या थी, तो महिला भारोत्तोलक थी और इन्हें 1999 में दिया गया था। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मश्री क्या है,
वो हमारे जो भारत है, सबसे पहला भारत में सबसे जो प्रथम पुरस्कार है वो क्या है, भारत रत्न। जो द्वितीय पुरस्कार है वो क्या है, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। और इस सब का शुरुआत जो है वो 1954 में, जो भारत रत्न है वो 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए दोस्तों, जो CHSL का एग्ज़ाम है वो मई में प्रस्तावित है, और हम लोग एक हिसाब से ऐसा मतलब लेके चल रहा है कि पूरे जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया CHSL में, उसे लगभग हम लोग इसी महीने में मतलब समाप्त करने वाले हैं। डेली एक एक वीडियो आप लोग को हम लाएंगे, और चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ हो या इंग्लिश हो, सब पे हम लोग अच्छा से वीडियो बना करके पढ़ाई करेंगे। आप लोग चाहे कहीं भी हो, आप वीडियो के तहत पढ़ सकते हैं। और SSC एग्ज़ाम कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप बस पुराना जो क्वेश्चन बैंक है उसे रिपीट कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे कॉन्सेप्ट के आधारों पर समझ लीजिए, और आपका समझिए कि एग्ज़ाम फाइनल। तो दोस्तों इसी के साथ हम